हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें आप देख रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 बिलेन देख रहे हैं। बिलेन का आपको 5 लेक्चर मिल चुका है, यानी 5 पार्ट आप पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट छठा देखेंगे या पार्ट 6 देखेंगे आज हम बिलेन में। आप लोग को 5 लेक्चर में काफ़ी हद तक बिलेन समझ में आ गया हो। बिलेन की पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है, पूरी डिटेल से जानकारी मिल चुकी है। बिलेन चैप्टर में अब कुछ ही पॉइंट बचे हुए हैं जिसे हम समझाना चाहता हूँ आप लोग को और बताना चाहता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे विलेन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के, क्या क्या वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या क्या वो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे हमें देखना। आज ये आपका पार्ट नंबर 6 है, यानी आप छठा लेक्चर है, छठा लेक्चर है। आप 5 पार्ट बिल्कुल हद तक बिल्कुल डिटेल से देख चुके हैं। अब हम चलते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तब तक के लिए एक बात मैं और कहूँगा आप लोग से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आप लोग की पढ़ाई अच्छी खास बनी रहे। हम ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे और इसका अब 1 या 2 लेक्चर और बनेगा, बस ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। कुछ ही पॉइंट अब इसमें बचे हैं, एक लेक्चर इसका अलग से बनेगा, इसमें आपको पूरी हद तक न्यूमेरिकल बताया जाएगा। कहीं भी आपको डाउट है न्यूमेरिकल में, कहीं भी आपके समझ में नहीं आया, तो आपका मैनेज हो जाए। कोई प्रकार की दिक्कतें आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बिलेन में, तो आप बेहतर तरीके से उसे करके आओगे। चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमें देखना है। इसमें हम बात कर रहे हैं, पहले हमको देखना है बर्कले और हार्टले की विधि। बर्कले और हार्टले की विधि, ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्कले हार्टले जी ने क्या कहा था, बर्कले हार्टले जी ने क्या कहा था, अब हम बात करें बर्कले और हार्टले की विधि। ये विधि में बताया गया है, इसका डिफिनेशन आप याद रखिए, डिफिनेशन से ही सब का काम होने वाला है। बाकी अदर और कुछ नहीं मायने लगता है, केवल डिफिनेशन आपका मायने लगता है। बहुत हम सिंपल बिल्कुल साधारण भाषा में हम लिखे हैं, किताब से बिल्कुल नहीं लिखे, अलग करके इसमें आपको स्लाइड में बता रहा हूँ। देखिए, कह रहा है यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विलय किसी विलयन का पारासरण दाब किसी विलयन का पारासरण दाब विलयन पर लगाए गए दाब उस दाब के अतिरिक्त, यहाँ पे के भी लिख सकते हैं आप, के अतिरिक्त बाह्य दाब के बराबर, उस लगाए गए दाब के अतिरिक्त बाह्य दाब के बराबर है, जो अर्ध पारागम झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलयन व विलायक के मध्य पारासरण की क्रिया को रोक देता है। इसे हम बर्कले हार्टले की विधि कहते हैं। ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, अब कुछ हम इस पे डिटेल से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब कि इस या यह विधि इस सिद्धांत पर क्या करता है कि किसी भी विलयन का पारासरण दाब विलयन पर लगाए गए उस अतिरिक्त बाह्य दाब के बराबर होता है, जो अर्ध पारंगम झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलयन या विलायक के मध्य पारासरण की क्रिया को रोक देता है। देखिए, पारासरण दाब आपको हम बताएं कि जो विलय है हमारा, उसका कण छोटा होता है, तो अर्धगम पारागम झिल्ली के उस पार पास कर जाता है, और जो हमारा विलायक है उसका कण बड़ा होता है, तो अर्धगम पारागम झिल्ली के पार नहीं कर पाता है। इस प्रक्रिया को हमने पारासरण दाब कहा था। पारासरण का एक उदाहरण आप लोग को, जो किशमिश भिगोया जाता है, कोई बीज अब जब खेत में बोया जाता है, उसे भिगो दिया जाता है, सुबह फूल जाता है, ये सब पारासरण की प्रक्रिया है। इसी तरीके से ये अर्कले और हार्टले की विधि है। आप इसे डिटेल से देखिए, इसमें पूछेगा हार्टले हार्टले विधि के निम्न लाभ कौन कौन से लाभ हैं इसमें, वो लाभ भी आप समझ लीजिए। लाभ देखिए, पहला है, 2 ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। इस विधि में अर्ध पारागम झिल्ली पर सीधे दाब नहीं लगाया जाता। मतलब जो इसमें दाब लगाया जाएगा, अर्ध पारागम झिल्ली पर सीधे नहीं लगाया जाएगा, नहीं तो उसे फटने की दिक्कत होती है। और दूसरा जो हमारा है, विलयन की सांद्रता परिवर्तित रहती है। जो विलयन की सांद्रता है वो परिवर्तित रहती है, यानी वो समान नहीं रहती है, कभी परिवर्तित रहती है, कहीं कुछ रहती है, यानी कि वो जो चाहता है ये उस तरीके से ना होकर के परिवर्तित रहती है।
आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया। ये इतना डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है। हम जितने स्लाइड अभी तक आपको, ये छठा लेक्चर है, 5 में भी बनाए हैं और ये छठे में बना करके रखे हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में वो दिखेंगे, हर हाल में दिखेंगे। हम फालतू की चीज़ इस पे नहीं लिखता हूँ कि आप लोग का टाइम लॉस हो, मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ जिससे आप लोग को लाभ हो, कहीं पर बेहतर हो, आप लोग को यहीं पर एग्जाम पर भी बेहतर हो, अपने क्लासरूम में भी बेहतर स्टूडेंट रहो। इस तरीके के पॉइंट लिखता हूँ, फालतू चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ कि आप लोग देखने के बाद बोर लगे, ऐसा लगे वैसा लगे, आपके समझ में ना आए। तो मैं वो समझ के चलता हूँ कि आप लोग को जितने अच्छे से समझ में आ जाए उतना बेहतर है। अब चलते हैं हम दूसरा पॉइंट जो हमारा है, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए। कह रहा है विलयन के वह गुण, विलयन के वह गुण, विलयन के वह गुण जो विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अणुसंख्यक गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। विलय की संख्या पर निर्भर करता है और उसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। आप जो विलय है उसकी संख्या पर निर्भर अगर करेगा उसे हम अणुसंख्यक गुणधर्म। जैसे विलय हमारा है, एक हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि हम शरबत बना रहे हैं, शरबत में हम 1 चम्मच चीनी डाला, उसके बाद उसका टेस्ट किया हमने तो हल्का मीठा लगा, यानी ये विलय का गुण है या अणुसंख्यक गुणधर्म का एक उदाहरण है। एक शरबत फिर हमने बनाया जिसमें हम 2 चम्मच चीनी डाला, शक्कर डाला, उसका जब हमने टेस्ट किया तो हल्का और मीठा लगा। और एक विलयन हमने और बनाया जिसमें हमने 3 चम्मच शक्कर डाला, उसका जब हमने टेस्ट किया तो उसका टेस्ट कुछ और अलग नजर आया और मीठा लगा। इस प्रकार के ये सब सारे चीज अणुसंख्यक गुणधर्म के उदाहरण है। आप ये समझ गए होंगे बेहतर संग से। तो विलयन के वह गुण जो विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी उसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अब आपको ये डिफिनेशन के तौर पर याद होगा, उदाहरण के तौर पर भी याद होगा, हालांकि इतना ही पूछेगा बोर्ड एग्जाम में और आगे नहीं पूछेगा। यह निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकारों पर हम डिटेल से बात करेंगे। चलते हैं देखते हैं कौन कौन से प्रकार। पहला हमारा है वाष्पदाब में अपेक्षिक अनुमान। आपको वाष्पदाब पढ़ाया जा चुका है, तो यहाँ पर अगर बताएंगे तो वहाँ और यहाँ पर हल्का कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए यहाँ पर हम उसका बात नहीं करेंगे। आप अगर इसे देखना है, अगर पढ़ना है, समझना है, तो मेरा इसके पिछले वाली वीडियो देखिए, पार्ट 3 देखिए, 4 देखिए, 5 देखिए, तब ये समझ में आएगा। इस पर हम बातें नहीं करेंगे। क्वथनांक उन्नयन, इस पे हम बात करेंगे। हिमांग और नमन पे बात करेंगे, पांच रणदाब पे भी नहीं बात करेंगे क्योंकि इसका लेक्चर एक्चुअली बन चुका है। बार बार अगर वही बताएंगे तो आप लोग के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कह रहा है, क्वथनांक उन्नयन वह ताप, कह रहा है वह ताप जिस पर द्रव का वाष्पदाब एक वायुमंडलीय हो जाता है। कोई ताप है तो देखिए, वह ताप जिस पर द्रव, कोई द्रव है, उस पे अगर ताप डाला गया तो उसका वाष्प दाब जो है वो एक वायुमंडलीय हो जाता है, यानी जितने ताप डाला जाएगा उतने वायुमंडलीय वो बढ़ता जाएगा ताप। तो आपको ये क्वथनांक उन्नयन भी समझ में आ गया। सीधा सा परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और आज हमने 3 क्वेश्चन इसके तहत देखा, 3 देखा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा बनेगा, पूरे बेस के साथ, पूरे सिद्धांत के साथ, पूरे शिद्दत के साथ आप लोग सीखेंगे हमारे साथ, और वो भी बनेगा न्यूमेरिकल पर। विलयन के सारे न्यूमेरिकल उसी में बताया जाएगा। तो ये जो आपका चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, हालांकि कवर हो चुका है, बस एक लेक्चर और इसका बनेगा, सारा डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनका भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। अब हम चलते हैं, अब हम ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे क्लास को देखिए।